हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है ना, हिस्टिडीन का। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो पायरॉल बच्चों बना लेना है, ठीक है। ऐसे होता है ना, ये पायरॉल है और यहाँ पे जो है नाइट्रोजन लगा हुआ है और फिर यहाँ पे है CH2 CH NH3 है ना, या NH2 और तो इसका नाम क्या है बच्चों? हिस्टाडीन, ठीक है। तो ये भी क्या है? हिस्टिडीन बोलते हैं, हिस्टाडीन नहीं। ये है हिस्टिडीन, ठीक है। तो ये अल्फ़ा अमीनो एसिड है ये भी। तो जैसे होता है ना एलानिन, है ना, एलानिन पे ये कर लेना है। तो अब इस पे क्वेश्चन है कि यू हैव टू राइट इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है, एट pH 1.82, ठीक है। तो क्वेश्चन है राइट स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन एट pH लेस देन 1.82, ठीक है। इसमें मैं आपको डेटा देता हूँ। जैसे हिस्टिडीन का ये है आपका Ka1 है ना। इसका pKa1 है 1.82, ठीक है। और pKa2 जैसे ये होगा ना, NH3+ एक हो जाएगा और यहाँ पे H+ हो जाएगा, ठीक है। तो ये है pKa2 है, ये है 6.0 और pKa3 है 1 पॉइंट सॉरी pKa3 है 9.17, ठीक है। तो ये हिस्टिडीन है। अब कहा है कि इसका आपको स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। जब pH की वैल्यू क्या है? 1.82 से क्या है बच्चों? कम है। समझ गए? ठीक है। तो अगर 1.82 से अगर कम है बच्चों तो ये इसी फॉर्म में रहेगा, है ना। इसमें क्या है कि pH लेस देन 1.82 है, मतलब ये स्ट्रांगली एसिडिक हो जाएगा, है ना। क्या होगा? स्ट्रांगली एसिडिक। तो स्ट्रांगली एसिडिक में क्या रहेंगे? सभी के सभी, है ना। जैसे हिस्टिडीन जो रहता वैसे ये तो ये था ना, ये ऐसे था, ठीक है। CH2 CH, यहाँ पे NH2 और COH, ये हिस्टिडीन है। तो अब हमने कहा कि इसका pH जो है pK है 1.82। अगर लेस देन 1.82 है तो सब के सब क्या हो जाएंगे? प्रोटोनेट हो जाएंगे, है ना। तो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम हो गया। स्ट्रांगली एसिडिक में क्या होगा? सभी के सभी क्या हो जाएंगे? प्रोटोनेट हो जाएंगे, है ना। जो भी नाइट्रोजन क्या है
बेसिक। यहाँ भी H प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे NH3 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा COH हो जाएगा। तो ये है बच्चों, तो वो मैं पीके डेटा के लिए बता दिया था, ठीक है। तो स्ट्रांगली एसिडिक का मतलब है कि ये इस फॉर्म में रहेगा। क्लियर? तो इस पे भी बच्चों जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है। एक और क्वेश्चन है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है ना। जैसे अगर आपको दे दिया गया है कि मान लो कि अगर कोई कंपाउंड है, जैसे क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई 3 स्पॉट्स obtained by identify 3 spot obtained by इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना, बड़े हो ना सरफेस केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोफोरेसिस at pH is equal to 7 of a mixture of protein, ठीक है, जिसमें क्या है पेप्सिन है, जिसका pI है 1.1 है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन है, इसका pI है 6.7 है, और लाइसोजाइम है, इसका pI है 11.0, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये इस तरह से आपको डायग्राम दिया है ना, तो ये A है एक स्पॉट, ये स्पॉट B है और ये स्पॉट C, ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल, मतलब बैटरी है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या मतलब है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ठीक है, पैसेज ऑफ जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास क्या है चार्ज वगैरह होता है, तो ठीक है, तो उनका क्या होता है मूवमेंट होता है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, जैसे हमने कहा ना कि पेप्सिन है, तो पेप्सिन का जो pI है वो क्या है 1.1 है, ठीक है, और pH दिया है 7 है। तो मतलब इस समय ये क्या है, ये एसिडिक होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो और अगर pH 7 है, जैसे मान लो H2SO4 है, ठीक है, तो H2SO4 है, pH 7, मतलब कि न्यूट्रल में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा ना पूरा, H प्लस निकाल देगा, ये एनायन हो जाएगा, ठीक है। तो पेप्सिन जो होगा ये क्या रहेगा एनायनिक फॉर्म में, है ना, एनायनिक फॉर्म में होगा, एग्जिस्ट करेगा एट pH इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसलिए जब वो एनायनिक फॉर्म में रहेगा तो किधर रहेगा, ये नोट की तरफ रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे किसका है पेप्सिन का, ठीक है। अब देखो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या है, इसका जो pI है, ठीक है, वो कितना है 6.7 है। तो इसका मतलब 7 pH पे ये भी थोड़ा सा एसिडिक होगा, है ना। तो यहाँ पे ये किसका नंबर आएगा हीमोग्लोबिन का, ठीक है। और इसलिए होगा क्योंकि ये भी थोड़ा सा कैटायनिक है ना, एनायनिक फॉर्म में रहेगा। और जो C वाला पार्ट है, अब कहा कि pI जो है वो क्या है 11 है, 11 का मतलब है ये बेसिक है, ये है ना। अब pH क्या है 7 है ना।
तो जैसे मान लो अमोनिया बेस है, ठीक है, तो 7 pH पे क्या हो जाता है, ये NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ये कैटायन फॉर्म में हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है कि वो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, जैसे pH7 जैसे पानी है और अमोनिया बेस होता है, तो वो क्या H प्लस ले लेगा तो वो कैटायन हो जाएगा, तो ये कैटायन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन होगा, ये हो जाएगा लाइसोजाइम, ये मतलब। तो ये देखना है ना कि हमने क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो pH होता है जब वो नेट मोमेंट उसका नहीं होता है, ठीक है, मतलब वो न्यूट्रल फॉर्म में था, उसके ऊपर नेट चार्ज जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है। तो आप इस तरह से कुछ देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें जैसे हमने कहते हैं ना पेप्टाइड, है ना, पेप्टाइड में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड या लिंकेज जो होता है ये कैसे बनता है, इसमें जैसे डाई पेप्टाइड होता है, तो डाई पेप्टाइड हो सकता है, ट्राई पेप्टाइड हो सकता है, ठीक है, और टेट्रा पेप्टाइड हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कितने अल्फ़ा अमीनो एसिड है, तो डाई पेप्टाइड में इसमें 2 अल्फ़ा अमीनो एसिड होंगे और एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा, एक पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ट्राई पेप्टाइड में 3 अल्फ़ा अमीनो एसिड से बनेगा ये, और 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, है ना, ये मतलब। जैसे कहा कि डेका पेप्टाइड है, तो डेका पेप्टाइड में क्या होगा, और 10 अल्फ़ा अमीनो एसिड होगा, ठीक है, को क्या होगा जोड़कर बनाया जाएगा, वाटर निकाल कर, बनाया जाएगा, ठीक है, और इसमें 9 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, समझ गए। तो जैसे डाई पेप्टाइड, जैसे मान लो हमने कहा कि एलानिन प्लस, ठीक है ना, ग्लाइसिन है मान लो, है ना, तो ये 2 एलानिन क्या होता है, CH3CH NH2COOH हो सकता है, ठीक है, और ग्लाइसिन क्या होगा, CH2NH2 और COH। अब इससे क्या होगा, तो ये है, इसमें से एक वाटर निकालोगे, ठीक है, CH3CH NH2, यहाँ पे CONH, ठीक है, ये क्या आएगा CH2COOH। तो इसका 2 सीक्वेंस हो सकता है ना, ऐसे भी बन सकता है कि इधर आ जाएगा NH2CH2CONH, ठीक है, और फिर इधर क्या आएगा CH3 और COOH, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि पहले एला ग्लाई है ना, इसका नाम क्या है, ये होगा एला ग्लाई, और इसका नाम क्या होगा ग्लाई एला, है ना। दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, बट इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हैं, वो अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे जो NH2 है वो कायरल कार्बन पे है ना, यहाँ पे NH2 वाला कार्बन कायरल है, और यहाँ पे CH3 वाला कायरल कार्बन है, तो दोनों अलग अलग है, तो सीक्वेंस बदल सकता है, तो उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे इसमें कहा कि अगर डेका पेप्टाइड है, तो डेका पेप्टाइड का मतलब होगा कि उसमें 10 अल्फ़ा अमीनो एसिड मिलेंगे, तो 9 वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और 9 पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो मिनिमम 2 अल्फ़ा अमीनो एसिड आएंगे तो 1 वाटर, 3 अल्फ़ा अमीनो एसिड 2 वाटर, 4 अल्फ़ा अमीनो एसिड 3 वाटर, तो 3 वाटर निकलेगा, 3 पेप्टाइड बॉन्ड में, तो जितना वाटर निकलता है उतना पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है बच्चों। तो इसी पे बच्चों ये थोड़ा सा सिंपल बात है, बट इस पर IIT ने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम कर दिया था, ठीक है। तो हम लोग कई बार क्या होता है कि जो चीज़ें बड़ी जिसको हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं, IIT उसमें थोड़ा सा है ना उसको ट्रिकी बना देगा, कुछ मैथ लगा देगा उसमें, ठीक है ना, कुछ PNC लगा देगा।
तो जैसे देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये देख लेते हैं, है ना। तो इसमें है कि टेट्रा पेप्टाइड, है ना, बहुत ध्यान से पढ़ना होता है उसमें। ये जेईई एडवांस का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 2013 कह रहा है कि टेट्रा पेप्टाइड हैज COOH ग्रुप ऑन एलानिन, ठीक है। कि जो COH ग्रुप है वो कहाँ पे है, वो एलानिन पे है। दिस प्रोड्यूसेस ग्लाइसिन, वैलिन, फिनाइल एलानिन एंड एलानिन। दिस प्रोड्यूसेस, ठीक है, ग्लाइसिन GLY, वैलिन VL, फिनाइल एलानिन, ठीक है, PHE एंड एलानिन। तो हमने आपसे कहा था ना बच्चों कि कुछ 4-5 जो है शुरू के वो याद होना चाहिए। ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस फॉर दिस tetrapeptide the number of possible sequences ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर with NH2 group attached to a chiral center, with NH2 group attached to a chiral center, ठीक है। each तो इंटीजर टाइप मैथ है बच्चों। तो कह रहा है कि एक टेट्रापेप्टाइड है जिसमें COH को कहाँ पे रखना है, COH ग्रुप मस्ट बी एलानिन पे होना चाहिए। मतलब एलानिन का जो COH ग्रुप है, ठीक है, वो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये मतलब है। तो हमने बताया था आपको क्या, 44 याद है। तो इसमें क्या होता है, ग्लाइसिन, है ना, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, है ना। तो इसमें इन्हीं 3 की बात हो रही है ना, ग्लाइसिन, एलानिन और फिनाइल एलानिन, ठीक है। तो ग्लाइसिन में क्या होगा, CH2 NH2 और COH है। एलानिन में क्या होगा, CH3 CH, यहाँ पे NH2 आ जाएगा, ये NH2 है, इधर क्या है, COH है। और फिनाइल एलानिन में क्या होगा, यहाँ पे फिनाइल हो जाएगा, NH2 और COH, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एलानिन, वैलिन, अच्छा वैलिन भी है, ठीक है। तो वैलिन में क्या होता है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया। तो ये जो है बच्चों 4 जो है वो ये है। तो अब इसने जो बोला है, क्या बोला है कि COH ग्रुप को कहाँ पे रखना है, एलानिन पे रखना है, ठीक है। तो हम एलानिन को इसका जो COH रखेंगे ना वो हम फ्री रखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि फॉर दिस टेट्रापेप्टाइड द नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेज
with NH2 group attached to a chiral center each। ठीक है, तो देखो जो 4 लोग हैं ना, इनको ऐसे नाम ए मान लो, ये बी है, ये सी है और ये डी है ना। ये 4 लोग हैं, है ना। तो 4 लोग में एक को हम क्या कर लेंगे, फिक्स कर लिए। ठीक है, और वैसे अगर 4 लोग हैं तो आंसर सिंपल, अगर हम उसको 4 तरीके से परमुटेट करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, है ना। 4 लोगों को अगर आप करोगे तो फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 24 आ जाएगा, है ना। तो अब उसमें क्या है कि उसकी 24 केस नहीं लेना है, इंटीजर टाइप में 9 तक बनाना था उनको, तो उसमें उन्होंने कुछ कंडीशन लगा दिया। ठीक है, तो इसमें तो आपको यही सोचना है कि जो एलानीन है उसका COH हम पहले देख लेते हैं। देखो, तो अगर हम इसको COOH, ठीक है, इधर रखते हैं, इधर CH2, फिर है NH2, ठीक है। तो अब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ, ठीक है, या फिर कोई एक बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम कुछ ऐसे ले लेते हैं, चलो जैसे हमने ये ले लिया, तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया। पहले हम वैलिन ले लेते हैं, ठीक है, CH NH2 CONH, ये वैल ले लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने मान लिया फिनाइल एलानिन ले लिया, ठीक है। फिनाइल एलानिन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, CH2PH आएगा, फिर CONH, उसके बाद हमने क्या ले लिया, एलानिन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, CH CH3COH, फिर NH आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे CH2COH। तो यहाँ देखो, ये हमने GLY लिया और ये एला ले लिया, ठीक है, और ये फिनाइल एला लिया और ये हमने वैल लिया, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो ये जो कार्बन है ना, ये जो NH2 है वो कायरल कार्बन पे है, ठीक है। तो ये जो NH2 है वो कहाँ पे है, वो कायरल कार्बन पे है। तो इसको तुम्हें क्या करना है, फिक्स कर लेना है, समझ गए। इसको आपको क्या कर लेना है, फिक्स कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे कितने बनेंगे, ठीक है, ऐसे कितने बनेंगे। सोच के देखो। तो देखो, सिंपल सी बात है कि जब ये है ना, इन दोनों को हम इसको क्या कर सकते हैं, परम्यूटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो वैल फिनाइल एला, अब जैसे मान लो किनारे पे फिनाइल ले लो, ठीक है ना, फिनाइल एलानिन ले लो, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, NH2CH CH2PH, ठीक है, इधर CONH आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, C, यहाँ पे आइसोPR आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे CONH आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद ये कौन सा हो गया, ये तो PHE फिनाइल एला हो गया, और ये वैल हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, इस जगह क्या आएगा, एलानिन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे CH3, फिर CH2CO, ठीक है, कुछ इस टाइप से बनेगा।
तो इसको अगर देखोगे बच्चों तो टोटल जो पॉसिबिलिटी है वो ऐसे कितने होंगे, 4 बन पाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो बस इसमें तुम्हें यही देखना है कि NH2 ग्रुप जो COH है उसको फ्री रखना है और NH2 ग्रुप को कहाँ पे रखना है, कायरल पे रखना है। ठीक है, तो अब जैसे ग्लाइसिन में तो NH2 ग्रुप कायरल पे है ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि टोटल पॉसिबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, 4 होगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसको बना के देखोगे 4 ऑप्शंस में आएंगे, बाकी में ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों कि आपको बताना है कि एक क्वेश्चन इसमें जो था मोल कंसेप्ट पे आया हुआ है। ठीक है, जैसे उसको है ना, क्वेश्चन है डेका पेप्टाइड, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो है 796 ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लाइसिन, जिसका मॉलिक्यूलर मास 75 दिया है, एलानिन एंड फिनाइल एलानिन। ठीक है, कह रहा है ग्लाइसिन कंट्रीब्यूट्स 47% ऑफ टोटल वेट। ग्लाइसिन कंट्रीब्यूट 47% ऑफ टोटल वेट ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट, हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट। तो द नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट है ना प्रेजेंट इन द डेकापेप्टाइड। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसमें क्या है, डेकापेप्टाइड है ना, तो इसका मतलब है ना 9 वाटर को निकाल के बनाया गया होगा ये। ठीक है, तो जो जितने भी अल्फ़ा अमीनो एसिड होंगे उसका मास कितना होगा, है ना, इसमें लिखोगे मास ऑफ ऑल 10 अल्फ़ा अमीनो एसिड, क्या लिखोगे 7 मोलर मास। ठीक है, 96 प्लस 18 इंटू 9, ये समझ में आया। डेकापेप्टाइड है मतलब 10 होंगे यूनिट और उसमें से 9 वाटर निकाल लिए होगे H2 निकालते हुए। ठीक है, तो ये आएगा 796 प्लस 89 जा ना आएगा 162। इसको सॉल्व कर लेना, तो ये हो जाएगा 8 हो गया 15, 958 आ गया। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 958 का 47% है ना, तो मान लो से N क्या है, यूनिट ऑफ ग्लाइसिन है। ठीक है, मान लिया, तो क्या आएगा, तो N इंटू 75 ये क्या है
958 का 47% अपॉन 100, ठीक है। यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है बच्चों। तो वो यही चीज़ चेक करते हैं कि आपने कितना ध्यान से केयरफुली पढ़ाई की है, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे पहला है फाइब्रस। फाइब्रस का मतलब है ना रेशेदार टाइप का, जैसे हेयर वगैरह है, तो ये सब फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। इसमें डाइसल्फाइड लिंकेज होता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड या डाई सल्फाइड क्या होता है, लिंकेज होता है, ठीक है। ये यूजुअली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं, मायोसिन है, ठीक है। अगला है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन तो ये स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है। और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, क्वाइल अराउंड ईच अदर, ठीक है। ये होते हैं यूजुअली वाटर सॉल्युबल, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल है इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो पहला होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसमें 4 होता है प्राइमरी। दूसरा होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी में 2 होता है अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। तीसरा होता है टर्शियरी, चौथा होता है क्वार्टरनरी। तो पहला देखते हैं हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है कि अल्फा एमिनो एसिड का सीक्वेंस, ठीक है ना, मैटर करता है ना। फंडामेंटल सीक्वेंस है ना, कि वो किस क्रम में अल्फा अमीनो एसिड, जैसे हमने कहा ना कि 4 हैं, है ना, ABCD, तो 4 अल्फा अमीनो एसिड। तो इसको हम लोग है ना A, फिर B, फिर DC कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका हम सीक्वेंस चेंज कर देंगे, ABDC, ठीक है ना। ABCD हो गया तो ABDC हो गया, ठीक है। और उसके बाद
ए के, ठीक है ना, ए के साथ यहाँ पे सी ले लेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे बी डी आ जाएगा। फिर ए के बाद सी ले लेंगे तो डी बी आ जाएगा, ठीक है। फिर ए के साथ यहाँ पे डी ले लेंगे तो सी बी हो जाएगा, ए डी, फिर बी सी हो जाएगा, है ना। तो ए को रखते हुए कितने बन गए, 4 बन गए, है ना। तो इस तरह से हम इसका क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। जब सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वही है कि 4 लगे हैं तो एक यहाँ पर 4 जगह हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 में से कोई भी रख सकते हैं, यहाँ पे 3 रख सकते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। टोटल कितना आएगा, 4 × 3 × 2 यानी कि 24। तो 24 सीक्वेंस हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। 24 जो सीक्वेंस है हम इस तरह से बना सकते हैं। तो अगर ये सीक्वेंस चेंज होगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगला है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इसमें क्या होता है ना, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होता है, जैसे CO और NH होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो होंगे, जैसे CO हो गया, ठीक है ना, इधर NH हो गया, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो एक होता है अल्फ़ा हेलिक्स, ठीक है, तो पहला होता है अल्फ़ा हेलिक्स। तो इसमें क्या होता है कि ये कुछ इस तरह से ये क्या होता है बच्चों, चेंज होता है। इस तरह से, ठीक है, राइट। तो इसमें जो होता है ना कि यहाँ जैसे मान लो N है, NH है, इसका CO होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ से N है, H है, इसका CO होगा। इस तरह से इसमें क्या होता है, अल्फ़ा मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो वो कौन सा शेप ले रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए रेगुलर फोल्डिंग ऑफ बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो अल्फ़ा हेलिक्स में कि जो पॉलीपेप्टाइड चेंज होता है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होता है, ऑल पॉसिबल, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इससे इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा होता है बीटा प्लीटेड में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक चेन होगी, ठीक है ना, एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन को साइड बाय साइड, है ना, लगा दो और हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ दो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। तीसरा होता है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी में क्या होता है कि ओवरऑल फोल्डिंग, है ना, ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है ना। जैसे मान लो एक शीट इस टाइप से है, इस टाइप से, अब इस शीट को भी हम रोल कर सकते हैं या फोल्ड कर सकते हैं, तो टर्शरी स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। क्वार्टनरी में क्या होता है कि कई जो होते हैं, है ना, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं
में ज्वाइन थ्रू वंडर वॉल हाइड्रोजन बॉन्ड ना, कई पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना, चेन में, ठीक है ना, ज्वाइन टुगेदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, वंडर वॉल, इस तरह से, ठीक है। तो इनका जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बिट बाय बिट, है ना, कि किस क्रम में है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे मान लो ये रेड है, ये भी रेड है ना, ये इस टाइप से चल रहा है, इस तरह से। कोई मान लो बीच में ग्रीन आ गया है, तो सीक्वेंस जो है वो क्या कर देना है, बदल देना है, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा। तो ये होता है प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होगा कि अब ये किस तरह से कॉइलिंग कर रहे हैं, ठीक है। टर्शरी में अब इसकी ओवरऑल फोल्डिंग कैसे है। क्वार्टरनरी में क्या है कि कई सारा जो है ना पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो किस तरह से एक दूसरे के संपर्क में आ रही है। तो ये होता है प्राइमरी, ये होता है सेकेंडरी, ये है टर्शियरी, ठीक है, और ये है बच्चों क्वार्टरनरी। अगला है इसमें बच्चों डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब होता है कि प्रोटीन का जो अपना वास्तविक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, प्रोटीन का जो अपना वास्तविक स्ट्रक्चर है वो किसी तरह से एब्रप्ट हो जाए, ख़राब हो जाए, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, डीनेचुरेशन। ठीक है, तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का क्या होता है, एक यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रक्चर क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए या डिसरप्ट हो जाए, तो प्रोटीन का फंक्शन, ठीक है ना, चेंज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम चेंज कर सकते हैं पीएच को चेंज करके, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करके या चेंज करके, ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। एंड ड्यू टू दिस, ठीक है, प्रोटीन विल लूज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो ख़राब हो जाएगी। इसी को हम लोग डीनेचुरेशन कहते हैं। जैसे अगर आपने एग को बॉयल कर दिया या फिर आपका स्किन जल गया, ठीक है ना, तो वो उस तरह से तो रहेगा नहीं, ठीक है ना। जैसे कोई आग में बुरी तरह से झुलस जाता है तो अंधा हो सकता है। तो आई जिस प्रोटीन से बना है वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है ना। अब आप उसको कुछ भी कर लीजिए, उसको या तो आप रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक बार जो चीज़ें जो है ख़राब हो गई तो उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है
वो फिर दोबारा से रिटेन नहीं होगी, ठीक है। जैसे मिल्क जो है दही बन जाती है ना, तो कर्डिंग जो होती है वो भी क्या है, डीनेचुरेशन है। बॉइलिंग ऑफ एग जो है वो क्या है, डीनेचुरेशन है। ये सब है। अगला टॉपिक है बच्चों इसमें एंजाइम। तो एंजाइम क्या होता है, ये हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा है ना। ये क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो माल्टेज, माल्टोस, ये सरफेस केमिस्ट्री हमने कर लिया बच्चों, ठीक है। तो जो एंजाइम होता है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में इसकी ज़रूरत होती है, और ठीक है। जैसे कि हाइड्रोलिसिस और सुक्रोज की एनर्जी जो चाहिए होता है 6.22 किलो जूल होता है, ठीक है। और जब उसमें एंजाइम सुक्रेज डाल दिया जाएगा तो 2.15 हो जाता है, ठीक है ना। जैसे सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस अगर करना है तो इसका जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होता है 6.22 किलो जूल पर मोल है। और इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, अब इसकी जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो हो जाता है 2.15 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो आप समझ सकते हो 3 गुना कम हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगला पार्ट है बच्चों विटामिन्स, ठीक है। तो विटामिन्स क्या होते हैं, वाइटल अमाइन शुरू में कहते हैं, ठीक है ना। और ये बॉडी को ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। और बहुत सारे विटामिन्स को बॉडी में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है, इसलिए विटामिन्स को हमें बाहर के जैसे फ्रूट से, प्लांट से लेना पड़ता है, ठीक है। और तो जो ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए कुछ वाइटल अमाइंस जो ज़रूरी होते हैं, सब्सटेंस जो होते हैं, जो ऑप्टिमल ग्रोथ हो, है ना, तो उसी के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो होते हैं फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। तो उसके लिए क्या होता है बच्चों, विटामिन्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो विटामिन्स पढ़ा होगा आपने, है ना। ए होता है, बी होता है, सी है, डी है, के है, B2 है, ठीक है ना, B6 है, B12 है, ऐसे बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। तो कुछ विटामिन जो होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं, कुछ विटामिन जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ये आ चुका है। तो जो विटामिन्स होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल कि जो फैट में डिज़ोल्व होगा, ठीक है ना, फैट सॉल्युबल होगा। और एक होता है वाटर सॉल्युबल, ठीक है, फैट सॉल्युबल और दूसरा वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल में ये सब है बच्चों, DE है ना, A, D, E और K। ठीक है। तो जो फैट सॉल्युबल है आपने एक बार ले लिया तो आपकी बॉडी में, लीवर में स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। तो लीवर में क्या रहता है, स्टोर्ड। जो वाटर सॉल्युबल है इसको आपको रोज़ लेना होगा क्योंकि ये आपकी बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं। तो जो बी ग्रुप होता है और विटामिन जो सी होता है, ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है। और ये B12 भी होता है। तो ये जो है ये आ चुका है ना। इससे डिजीज होती है बच्चों, जैसे विटामिन ए से इसका कॉर्निया की हार्डनिंग हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है। विटामिन B1 से जो है बेरी बेरी, ठीक है ना, इस टाइप से रिटार्डेड ग्रोथ हो जाता है। तो ये सब होता है बच्चों।
तो ये सब आप देख लेंगे, है ना, बायो का पार्ट है, इसमें से आता कुछ नहीं, जो आता है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगला है बच्चों न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड उसका फंडामेंटल होता है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड इस टाइप से होता है, ठीक है। तो दो प्रकार के होता है बच्चे, पढ़ा होगा आपने, है ना, डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो ये होते हैं। तो अब न्यूक्लिक एसिड का जो कंपोजिशन आपको देखना है, तो इसमें बच्चों जो होता है ना, पेंटोस शुगर होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है और बेस होता है। तीन चीज़ों से मिलके बनता है ना, पेंटोस शुगर या शुगर मोइटी बोलते हैं, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड होता है और प्लस बेस होता है, ठीक है, ये तीन कंपोनेंट होते हैं। तो जैसे डीएनए में क्या होता है, बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबो, है ना, बीटा डी है ना, तो बीटा का मतलब OH ऊपर रहेगा, ठीक है, तो इसमें है बीटा डी 2 डीऑक्सी, मतलब 2 पर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब H और H होगा, ठीक है। तो ये है OH H और CH2OH। ये डीएनए का जो है बच्चों शुगर मोइटी है, ठीक है, डीएनए का क्या है, शुगर मोइटी, ठीक है, बीटा डी 2 डीऑक्सी। और आरएनए का जो होता है वो बीटा डी राइबोस होता है, ठीक है, तो आरएनए का है, ये क्या है, बीटा डी राइबोस, ठीक है। बस ये बच्चों ध्यान से देख लो, सेम उसी तरह से जैसे हमने, है ना, पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन है, ठीक है, और इससे बनता है। तो इसमें बच्चों ये याद रखना, जो बेस होता है ना, बेस, ये याद रखो, है ना, अंगूर कट, ठीक है, अंगूर कट, तो एफ एडेनिन ग्वानिन, ठीक है ना, एडेनिन ग्वानिन, उसके बाद है साइटोसिन AGC एंड
यूटी है ना, यूरासिल और थाइमिन, AGCUT। A फॉर एडेनिन, G फॉर ग्वानिन, C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरासिल, T फॉर थाइमिन। ठीक है ना। तो इसमें जो होता है ना AGC, ठीक है, AGCU और AGC और T, ठीक है ना। तो AGCU ये RNA में आता है और AGCT ये किस में आता है, DNA में। ये क्या है, ये सब बेस है, सब क्या है, बेस है। ठीक है। तो RNA पहले, फिर उसके बाद DNA है ना, 4 लेना है, चारों बेस। ठीक है ना, जैसे हमने कहा ना AGCUT, तो यहाँ तक क्या है, ये RNA है। अब DNA में क्या होगा, DNA में इसको काट के T ले लेना बस, समझ गए, ये होता है। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। ठीक है। तो अब इनका जो स्ट्रक्चर है, एडेनिन जो होता है, ठीक है, जैसे पायरोल बनाते हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार से आपको बना लेना है। यहाँ पे NH है, ठीक है। तो ये है बच्चों एडेनिन। ठीक है। ग्वानिन सेम इसी प्रकार से है, थोड़ा सा बस चेंज आ जाएगा। यहाँ पे O आ जाएगा। ठीक है। तो ये है ग्वानिन। तो अंगूर AGC है ना, साइटोसिन जो है ये साइटोसिन है, ये एडेनिन है। थाइमिन में सेम इसी प्रकार से रहेगा। ठीक है। ये है थाइमिन। और यूरासिल जो है सेम, ठीक है बच्चों। तो ये जो है 4 जो है बच्चों क्या है, बेस है। ठीक है। तो अब जो DNA बनता है उसमें एक आता है बच्चों न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, शुगर मोइटी प्लस बेस होता है। ठीक है। तो इसमें आता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है।
तो न्यूक्लियोसाइड में शुगर मोइटी रहेगा, जैसे डीएनए का अगर लेना हैगा, ठीक है, तो यहाँ पर बेस चिपका दोगे, इसके ऊपर बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोसाइड हो गया। न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फेट लिंकेज भी लगा दोगे, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे बेस रहेगा और यहाँ पे CH2 और उसके बाद PO, है ना, ऐसे बनेगा। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, है ना। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है बस, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, शुगर प्लस बेस होता है, और जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें क्या होता है, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, ठीक है। अब जो डीएनए होता है, ठीक है, तो डीएनए क्या होगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है। आरएनए भी वही होगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें अंतर क्या होगा, अंतर बस इतना ही होगा कि डीएनए के साथ शुगर मोइटी ये रहेगा, है ना, H वाला, ठीक है। डीएनए में इस तरह से रहता है। और इस वाले में क्या होगा कि यहाँ पे बेस आ जाएगा। बेस में क्या है, AGC और T है, ये रहता है H यहाँ पे OH और H, ये डीएनए का हो जाएगा। और जो आरएनए का होगा उसमें क्या होगा, इसमें ये आएगा POO, है ना, यहाँ माइनस रहेगा, CH2, ठीक है। यहाँ पे बेस रहेगा, बेस में क्या रहेगा, AGC, अंगूर कट, है ना, AGC, ये बेस रहते हैं, ठीक है ना, दोनों ये जो है नीचे। तो शुगर मोइटी चेंज हो रहा है और ये चेंज हो रहा है, बाकी सब क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे, इनको जोड़ के फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज आ जाएगा, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये हमने बनाया, 2 हमने ले लिया, ठीक है। प्लस ये ले लिया हमने, बस इसको क्या कर दोगे बच्चों, पॉलीमराइज कर दोगे, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर, ठीक है ना। तो और ये नीचे चला जाएगा, ये डीएनए हो जाएगा। तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें GC, ठीक है, AT, ठीक है। तो डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये याद रखना, GC और AT। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होता है, GC और AT, है ना, ग्वाइनिन, साइटोसिन, एडेनिन और
थायमिन। समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है राइबोसोमल, और तीसरा होता है ट्रांसफ़र। ठीक है ना। तो mRNA मैसेंजर हो जाएगा, उसके बाद राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, और दूसरा tRNA। ठीक है बच्चों, ठीक। तो इन दिस वे ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट होता है। तो ध्यान से इसको आप देख लेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे सब इसी में से आएंगे। गुड लक बच्चों।